साथियों, मैं विनोद एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द नेशनल अकेडमी डेडिकेटेड फॉर कम्प्लीटली MP PSC प्री प्लस मेंस। जैसा कि आपको आज सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो पर्टिकुलर सिलेबस है प्री और मेंस का, और ये सिलेबस है मध्य प्रदेश से संबंधित। जो मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा होती है उस मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा में विशेष तौर पर जिस सब्जेक्ट पर आयोग का बहुत ज़्यादा फोकस रहता है क्वेश्चंस बनाने में, प्री और मेंस दोनों में वो फोकस रहता है मध्य प्रदेश। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है वो मध्य प्रदेश की ही परीक्षा कंडक्ट कर पाएगा, और अगर वो मध्य प्रदेश की परीक्षा में मध्य प्रदेश का ही लेवल अगर बहुत अच्छा नहीं रखेगा तो फिर काम कैसे चलेगा। तो कहीं ना कहीं आयोग किस तरीके से अपनी अप्रोच मध्य प्रदेश को लेकर रखता है सिलेबस में और क्वेश्चंस में, मतलब क्वेश्चन पेपर्स में, उसको हम आज गंभीरता से समझने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप बहुत अच्छे तरीके से एक चीज जानते हैं, जिन लोगों ने 2020 वाला प्रीलिम्स दिया है वो लोग एक बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो 2020 में पैटर्न चेंज हुआ है, नया पैटर्न जो 2020 में आया है, उस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो प्रीलिम्स का पेपर का लेवल है वो पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा आया है। तो हमने जो हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दोनों को लेकर जो प्लान किया है, बेसिकली हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो हैं मध्य प्रदेश के भोपाल शहर MP नगर जोन 2 में द नेशनल अकेडमी के नाम से ही स्थित है। तो हम ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें प्री और मेंस की तैयारी एक साथ कराई जाए और किस प्रकार उनको मेंस की तैयारी में एक अच्छी अप्रोच देकर उनकी प्री की तैयारी भी साथ में बहुत ज़्यादा बेहतर बनाई जाए। हम इस पर चूंकि ऑफलाइन क्लासेस में तो काम कर ही रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया, तो मैं चाहता हूं कि बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ये सब चीजें मिले, और जो मध्य प्रदेश के समस्त विद्यार्थी इस परीक्षा को जो टारगेट कर रहे हैं उनको एक बेहतर अप्रोच मिल सके, ऐसा हमारा प्रयास यहाँ पर रहेगा। और मुझे आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में, इस लेक्चर को देखने के बाद में आपकी समझ पहले से बहुत ज्यादा बेहतर होगी, स्पेशली सिलेबस को लेकर। अब आप देखिए कि हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर जो अदर वीडियोस भी डले हुए हैं, जो अदर लेक्चर्स भी डले हुए हैं, जो आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो आप डेफिनेटली, मुझे उम्मीद है, उनको देखेंगे। उनमें हमने जिन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है वो किया है सबसे पहले सिलेबस की अप्रोच पर। चूंकि जब तक आप किसी एग्जाम की सिलेबस की अप्रोच को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे, आप कहीं ना कहीं उसकी तैयारी में थोड़ा मिसगाइड होते रहेंगे। क्योंकि विद्यार्थियों को सबसे बड़ा जो एक डाउट होता है वो ये होता है कितना पढ़ें, कितना ना पढ़ें, कितना डेप्थ पढ़ें, कितना ऊपर के लेवल से पढ़ें। ये सबसे बड़ा डाउट जो विद्यार्थियों को वो रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारा सिलेबस को जो डिस्कशन करने का मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आप बेहतर तरीके से सिलेबस की अप्रोच को समझें। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आप ये समझें कि जो नया परीक्षा का पैटर्न है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हम मेंस की तैयारी के साथ ही प्रीलिम्स की तैयारी कैसे कर पाएं, और मेंस की तैयारी को हम कितना बेहतर बना पाएं। क्योंकि देखिए, अगर आपने सिलेबस को देखा है और अगर नहीं भी देखा है तो आपको एक बेहतर चीज यहां समझ में आएगी कि जब मध्य प्रदेश की पर्टिकुलर बात करेंगे तो मैं आपको यहां एक महत्वपूर्ण बात यह बता दूं कि मध्य प्रदेश का सिलेबस कितना कितना कैसे कैसे है। हम पहले वो थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर से PPT पर लौटेंगे और जो सिलेबस पूरा डला हुआ हम उसको देखेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश की एग्जाम में वैल्यू क्या है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, मैं 2020 के पहले प्रीलिम्स की बात करूंगा। 2020 के प्रीलिम्स में अकेले मध्य प्रदेश से करीबन 35 क्वेश्चन उसने एग्जामिनेशन में पूछे हैं। कितने साथियों? 35 क्वेश्चन। दैट मीन्स पूरे पेपर का लगभग 1/3 पार्ट जो है उसने मध्य प्रदेश को लेकर कवर किया है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि प्रीलिम्स को निकालने की जो की है उस की में मध्य प्रदेश का कितना बड़ा रोल है, ये आप यहां से समझ पाएंगे। तो क्या मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है? बिल्कुल है। अगर आप 2020 के सिलेबस में मेंस में इसमें देखेंगे तो मेंस के सिलेबस में मध्य प्रदेश में जो पेपर फर्स्ट है उस पेपर फर्स्ट में खंड आ और खंड बा दोनों को मिलाकर 3 यूनिट दी हुई है साथियों। पेपर फर्स्ट में जो खंड आ है, खंड आ में जो भारतीय इतिहास और संस्कृति वाला जो पार्ट है उसमें मध्य प्रदेश का इतिहास और मध्य प्रदेश की संस्कृति भी है। उन्होंने खंड आ में यूनिट 4 और यूनिट 5 ये दोनों यूनिट स्पेशली MP से लेकर रखी हुई हैं। किसके सिलेबस में? मेंस के सिलेबस में।
इज दैट क्लियर? किसके सिलेबस में? मेंस के सिलेबस में। अब आप एक इंपॉर्टेंट बात यहां समझिए कि यूनिट 4 से भी 30 मार्क्स हैं, यूनिट 5 से भी 30 मार्क्स हैं। अगर आप सिलेबस को देखेंगे और एग्जाम का पैटर्न अगर आप समझेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि अब हर पेपर से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। वो ये किया है कि हर यूनिट से जो क्वेश्चन है वो लगभग 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो यूनिट 4 जो है वो भी 30 मार्क्स की है, यूनिट 5 जो है वो भी 30 मार्क्स की है। खंड आ में किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसी पेपर फर्स्ट में जो खंड बा है, उस खंड बा का जो यूनिट है वो कौन सी यूनिट है? इस खंड बा की जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 वो भी मध्य प्रदेश से संबंधित है और वो भी कितने मार्क्स की है साथियों? 30 मार्क्स की है। इसके बाद में पेपर फर्स्ट के बाद अगर मैं पेपर सेकंड की बात करूं, पेपर सेकंड, तो पेपर सेकंड में मेंस के जो खंड बा है, पेपर सेकंड का खंड बा जो अर्थव्यवस्था और समाजशास्त्र का पार्ट है, उसने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से इन्होंने इसके यूनिट सेकंड को उठाया है। ये भी 30 मार्क्स की है। आप देख रहे होंगे सीधे सीधे 4 यूनिट उसने मेंस के सिलेबस में मध्य प्रदेश से डाली हुई है। और प्रीलिम्स में कितनी यूनिट डाली हुई हैं वो भी हम देखेंगे। यहां पर प्रीलिम्स में जो उसने यूनिट डाली हैं, प्रीलिम्स में मध्य प्रदेश से संबंधित उन्होंने 3 यूनिट डाली है साथियों। क्योंकि जो पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस आप जब देखेंगे तो पूरे प्रीलिम्स के सिलेबस में आपको 10 यूनिट दिखाई देंगी। उन 10 में से जो 3 यूनिट हैं, 10 में से ध्यान रखिएगा 3 यूनिट सीधे सीधे वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो प्रीलिम्स की 10 में से 3 यूनिट और लगभग 30 से 35 क्वेश्चन यहां से वो देने की संभावनाएं रखेगा हर बार। ऐसा हम संभावना जता सकते हैं, कंफर्म तो नहीं कह सकते कि 30 का आएगा, 29 का आएगा, 31 का आएगा। जैसे इस बार वो 35 क्वेश्चन के आसपास तक गया, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में 10 में से अगर 3 यूनिट दी हुई है प्रीलिम्स में तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं जो है अप्रोच करेगा हर बार 30 से 32 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, जो भी वो देना चाहे। अब आप यहां देखिए तो प्रीलिम्स के सिलेबस में भी 3 यूनिट, मेंस के सिलेबस में सीधे सीधे 4 यूनिट। तो 30 और ये 30 मतलब 120 मार्क्स का मेंस के सिलेबस में सीधे सीधे मध्य प्रदेश से दिया है। क्लियर है साथियों? और ये जो 3 यूनिट हैं ये प्रीलिम्स में सीधे सीधे मध्य प्रदेश से दी हुई हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि मध्य प्रदेश की इस एग्जामिनेशन में कितनी ज्यादा वैल्यू है। जो एमपी स्पेशल जनरल स्टडी है उसकी कितनी ज्यादा वैल्यू यहां पर है। और एक बहुत बेहतर बात मैं आपको बताऊं, कई लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं इस मामले में कि यार मध्य प्रदेश को हम बहुत ज्यादा डेप्थ पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा एक चीज उसके एक फैक्ट उसके बारे में जानेंगे। तो साथियों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मध्य प्रदेश को आप डेप्थ पढ़िए बट कॉन्सेप्चुअली पढ़िए, कनेक्टिविटी के साथ पढ़िए। दैट मीन्स यू शुड स्टडी मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू योर मेंस सिलेबस। ठीक है? इफ यू विल कवर योर मेंस सिलेबस डेफिनेटली यू विल कवर योर प्रीलिम्स सिलेबस ऑल्सो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप आपके मेंस का सिलेबस बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश में कवर कर लेंगे तो आप प्रीलिम्स का सिलेबस भी मध्य प्रदेश में आसानी से कवर कर लेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है वो अपने एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश को लेकर डेप्थ नहीं जाते हैं। वो क्वेश्चन मध्य प्रदेश की जनरल स्टडी से थोड़े से कॉन्सेप्चुअल पूछते हैं। तो हमें वही अप्रोच डेवलप करनी है। मतलब दैट मीन्स हमें क्या पढ़ना है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और नो डाउट कुछ टॉपिक्स में आपको बहुत डेप्थ भी जाना है। क्यों? क्योंकि वो मेंस के हिसाब से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको इतनी जो चीजें हैं आई होप वो समझ में आई होंगी। ठीक, मैं फिर से थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूं कि महत्वपूर्ण बात जो समझने वाली है वो क्या है। मैं इसका पूरा सार आपको बता देता हूं तो आपको पूरा समझ में आएगा। फिर से सुनिए। अब मैं डायरेक्टली अगर बोलूं तो मेंस में 4 यूनिट, ठीक है, किससे? मध्य प्रदेश से। दैट मींस 120 मार्क्स के आसपास एमपी कवर करता है। अब यहां क्वेश्चन उठता है कि क्या सिर्फ 120 मार्क्स ही कवर करता है? तो सीधे सीधे अगर सिलेबस में आप देखेंगे तो सिलेबस के हिसाब से तो 120 मार्क्स ही कवर कर रहा है क्योंकि 4 यूनिट दी हुई है मेंस में। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बात, मध्य प्रदेश थोड़ा सा जुड़ा हुआ है
यहां देखिए आप मिक्सअप है थोड़ा सा, वो खंड आ पेपर सेकंड, पेपर सेकंड का जो खंड आ है जिसमें पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था वाला पूरा पोर्शन, गवर्नेंस वाला जो पूरा पोर्शन है वो, ठीक है, और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पोर्शन है वो, इस सारे पोर्शन में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश थोड़ा सा जुड़ा हुआ है पॉलिटी में। उन्होंने पॉलिटी में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एक टॉपिक डाल के रखा है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग भी आपको पढ़ना है मेंस में, ओके। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो राज्य व्यवस्था के अंदर जो स्टेट की पॉलिटिक्स है, वो भी आपको कहीं ना कहीं देखनी है। इसके साथ साथ साथियों, आपको उन्होंने जो सिलेबस में थर्ड पेपर में यूनिट 8 दी हुई है, यूनिट 8, जिसमें नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, यूनिट 8 में, थर्ड पेपर की यूनिट 8, थोड़ा सा इसको समझिए, पेपर थर्ड यूनिट 8। इस यूनिट 8 में पेपर थर्ड की मेंस के सिलेबस में जो ऊर्जा के नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत दिए हैं, वहां पर भी वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन या मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में क्वेश्चन बनाकर पूछ सकते हैं और पूछे गए हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा को लेकर कितनी संभावनाएं हैं और इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, समझाइए। फिर आप क्या करेंगे? तो देखिए, डायरेक्टली अगर बात करें, तो डायरेक्टली मेंस के सिलेबस में सीधा सीधा मध्य प्रदेश यहां जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली अगर बात करते हैं तो। लेकिन अगर इनडायरेक्टली उसको समझने का प्रयास करें और थोड़ा सा और डेप्थ जाने का प्रयास करें, तो पॉलिटी में भी मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पेपर थर्ड की यूनिट 8 में भी मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है। तो दैट मींस एमपी की वैल्यू मैं 120 ना मानते हुए 150 तक ले जाऊं। मैं ये एग्जैक्ट ये दावा नहीं कर रहा हूं कि 150 मार्क्स का ही पूछ लेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि वैल्यू यहां तक पहुंच जाती है। अब आप देखिए कि एमपी कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। दैट मीन्स ये है, और आपने एक चीज नोटिस करी होगी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, कि हम थर्ड पेपर को टारगेट कर रहे हैं अभी, और हमारा जो अभी मेन टारगेट है वो एमपी भी रहेगा। क्यों? क्योंकि पेपर थर्ड और मध्य प्रदेश, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी पेपर्स की वैल्यू कम है ना, बिल्कुल नहीं। आपको बाकी पेपर्स पर भी उतना ही ध्यान देना है, लेकिन आपको मध्य प्रदेश पर भी विशेष फोकस करना है। क्योंकि लोग तैयारी के दौरान क्या करते हैं, कोर सब्जेक्ट्स बहुत सारा डेप्थ पढ़ते हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन वो साइंस एंड टेक का पोर्शन कम कर देते हैं पढ़ना, ठीक है, और वो मध्य प्रदेश का पोर्शन कम कर देते हैं पढ़ना। और जब आप इतनी महत्वपूर्ण चीज को छोड़कर चलने से इन द सेंस ये कम पढ़ाई करेंगे उस चीज को लेकर, तो आप कैसे उस चीज में बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और जो एमपी की वैल्यू है एग्जाम में, जो इंपॉर्टेंस है एमपी का, उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर सिलेबस डिस्कस पूरा करूंगा। और ध्यान रहे, ये लेक्चर जो है, सिलेबस का जो लेक्चर स्पेशली है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि कई विद्यार्थियों को ये लगता है कि सिलेबस तो हमारी आंखों के सामने है, हम भी सिलेबस देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब आप युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपके अस्त्र शस्त्र, युद्ध के मैदान, उन सबके बारे में आपको इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, कि सामने से लगभग कितनी आर्मी आ सकती है, ठीक, कितने लोग आ सकते हैं, कितने हमलावर हो सकते हैं, हमें किन अस्त्र शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी, कौन से शस्त्र काम के हैं, कौन से शस्त्र काम के नहीं हैं, इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको डेफिनेटली होनी चाहिए, ठीक। तो जो जीवन के कंसेप्ट हैं, जो बैटलफील्ड के कॉन्सेप्ट हैं, वो भी कहीं ना कहीं यहीं पर लगते हैं, जुड़ा हो सब इसी से है। ये भी एक बैटलफील्ड की तरह है, ये भी एक युद्ध का मैदान है जहां आप बिल्कुल अपने आप को जिताने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। तो डेफिनेटली साथियों, अब जो हम आगे करने वाले हैं वो आपको तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहां प्री लिखा हुआ है और यहां मेंस लिखा हुआ है, ठीक। अब आप समझिए कि हमने प्री और मेंस को साथ में क्यों लिखा है, प्री का सिलेबस साथ में क्यों है, मेंस का सिलेबस साथ में क्यों है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि मैं चाहता हूं कि आप देखें कि मेंस की अप्रोच से ही प्रीलिम्स कितना कवर हमारा हो रहा है। मैं चाहता हूं ये चीज आप अच्छे तरीके से देखकर समझ लें कि इससे कितना फायदा कहां-कहां मिलने वाला है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पूरा का पूरा, अब आपको थोड़ा सा क्लियर विजिबल हो रहा होगा, नीचे तक आप देख पा रहे होंगे, तो अब देखिए प्री के सिलेबस में लिखा है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान,
मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो सिलेबस सामने रख ले, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देखते चले जाएं, क्योंकि जो लेक्चर्स हैं वो इंग्लिश में भी रहेंगे। मध्य प्रदेश आपको इंग्लिश में भी पढ़ने के लिए मिलेगा, डोंट वरी। प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं एवं लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। ये पूरा प्रीलिम्स का फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है, ठीक है। जो प्रीलिम्स की यूनिट फर्स्ट है उसका ये कंप्लीट सिलेबस आपको सामने दिया हुआ है, ठीक। अब जस्ट इसके सामने आप स्क्रीन पर देखिए, आपको मेंस का सिलेबस दिख रहा होगा, और ये जो मेंस का सिलेबस है ये पेपर फर्स्ट का जो खंड आ है, पेपर फर्स्ट का खंड आ, उस खंड आ में जो इतना सिलेबस है यह है यूनिट 4 का। आप बोलेंगे अलग अलग क्यों नहीं किया, जो दोनों यूनिट को एक साथ क्यों मिला दिया? क्योंकि मुझे प्रीलिम्स के साथ आपको कनेक्शन बताना है। तो इतना सिलेबस दिया है यूनिट 4 में, यहां तक का मैं इसको पूरा ऐसे कवर कर दे रहा हूं, अब आपको क्लियर हो रहा होगा। यूनिट 4 मेंस की, और साथियों ये जो पूरा दिया है ये दिया है यूनिट 5 में। एक्चुअली यूनिट 5 में यहां से है, थोड़ा सा इसको हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंजेस होगा। यूनिट 4 में यहां तक है, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन, यहां तक यूनिट 4 में है ना, और यहां से जो है वो यूनिट 5 में है। अब आप खुद दोनों का कंपैरिजन करके देख लीजिए। जब आप दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे तो यहां पर भी जो यूनिट फर्स्ट है वो है मध्य प्रदेश का कला, संस्कृति और इतिहास, इससे रिलेटेड है, ठीक। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो ये दोनों यूनिट मिलाकर भी मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति और इतिहास है। दैट मीन्स आपको एक चीज समझ में यहां पर आएगी कि जो सिलेबस मेंस में है वही सिलेबस प्रीलिम्स में है, तो हम दोबारा मेहनत क्यों करें? आप सोच रहे होंगे अब इसका कोई तरीका है आपके पास जिससे हम उस तरीके से मेहनत कर लें? तो सुनिए, सिर्फ हमें मेंस के सिलेबस पर एक बेहतर अप्रोच डेवलप करनी है। मेंस के सिलेबस को जो इन्होंने सिलेबस दिया उसको भी मैं टुकड़ों में बताऊंगा आपको कि मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर कितना पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक कवर करना है, कहां कहां कोरिलेट करना है, भारतीय सांस्कृतिक विरासत के में जो मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में इसमें कितना डेप्थ जाना है, कितना आपको किस टॉपिक के अंदर कवर करना है, यह पूरा आपको बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं आप सबसे पहले दिमाग में कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर लें कि मेंस के सिलेबस पर अगर बहुत अच्छे से पकड़ हो गई तो प्रीलिम्स का सिलेबस लगभग अपने आप कवर रहेगा। और अच्छे से तैयारी को बूस्ट करने के लिए एक और तरीका इसके साथ जो मैं ऐड करना चाहूंगा, जो हम जो तैयारी कराते हैं, जो हमारी तैयारी होती है स्टूडेंट्स के साथ में, जो ऑफलाइन क्लासेस में भी हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट क्या वो तो लगभग काफ़ी दिनों से चल ही रहा है, तो मैंने भी अपना जो टीचिंग करियर है और जो विद्यार्थियों का रुझान रहा है उसके हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस की है कि जब विद्यार्थियों को हमने बताया कि ये मेंस का सिलेबस है, ये प्री का सिलेबस है, इसके अंदर जब हमने टॉपिक्स का डिवाइडेशन कर दिया तो कई सारे विद्यार्थी जो एक 1.5 साल से तैयारी कर रहे थे उनका भी ये कहना था कि सर इस चीज़ ने हमारी तैयारी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर अप्रोच दे दी है, चूंकि हमारी आंखों के सामने क्लियर है कि हम इतनी अप्रोच के साथ चीज़ें पढ़नी है। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हमने की कि मेंस में जो इससे रिलेटेड पुराने क्वेश्चंस आए हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी हमने बता दिए, साथ में प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं वो और जो एक्सपेक्टेड हैं वो भी हमने बता दिए। तो अब जब मेंस का पढ़ेंगे और मेंस की डेप्थ अप्रोच कवर करके जब आप प्रीलिम्स के सिलेबस में जाएंगे और अब जब प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में जाएंगे तो डेफिनेटली आप मेंस पढ़कर अगर प्रीलिम्स के क्वेश्चन लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आपको दो गुना एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको करना कितना सा है कि इस सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के जो प्रैक्टिस सेट होते हैं या जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको लगाना रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी में, आपको सिलेबस आपकी आंखों के सामने दिख रहा होगा। तो देखिए अब किस टॉपिक में कितना डेप्थ जाना है हम वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक नजर पूरे सिलेबस पर आपकी चाहता हूं कि पढ़े। क्यों? क्योंकि पूरा सिलेबस आप एक बार देखेंगे तो आपको दिमाग में चली जाएंगी सारी की सारी चीजें। तो देखिए मैं स्लाइड, तो साथियों एक नजर पूरे सिलेबस पर डालते हैं, उसके बाद पूरे सिलेबस को डिफाइन करते हैं। तो जैसा कि पहली यूनिट, ये पहली यूनिट प्री की, ये मेंस की यूनिट, कौन सी है मेंस की यूनिट आप वो देखिए, ये यहां से यहां तक यूनिट 4, ठीक है, और यहां से यहां तक यूनिट 5, इतना आप देख चुके हैं, ठीक। अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि और कहां कैसी कैसी चीजें दी हुई हैं। तब आप देखिए अगली स्लाइड की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद क्या दिया है, मध्य प्रदेश का भूगोल दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश का भूगोल। ये थोड़ा एक अलग क्वेश्चन हो गया कि दिख रहा नहीं दिख रहा, डेफिनेटली आपको दिख ही रहा होगा। तो देखिए प्री और यहां पर वापस मेंस,
अब आप देखिए इसका कंपैरिजन कैसे होगा। यहां पर भी मध्य प्रदेश का भूगोल है, पूरा देख रहे होंगे आप, इसको पूरा डिवाइडेशन करके पूरा समझाऊंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। सिर्फ आप अभी समझिए कि सिलेबस मेंस में भी वही है और प्री में भी वही है काफी हद तक, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको। तो इसमें दिया है मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियां, पर्वत, पर्वत श्रृंखलाएं, मध्य प्रदेश की जलवायु। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले प्लीज सिलेबस निकाल लें अगर है तो उनके पास, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में भी पूरा एमपी कवर होगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें, मैंने पहले ही बता दिया है आपको, लेकिन आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश में परिवहन, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग, ये पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस है। अब मेंस के सिलेबस की तरफ आते हैं। प्रमुख भू आकारिकी, ठीक है, प्रदेश नर्मदा घाटी मालवा के पठार के विशेष संदर्भ में, इसने मेंशन करके लिखा है नर्मदा घाटी एवं मालवा के पठार के विशेष संदर्भ में। ठीक, उसका दिया प्राकृतिक वनस्पति एवं जलवायु। अब यहां भी थोड़ा सा देखते जाइए, क्या मध्य प्रदेश की जलवायु यहां नहीं है? पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर दिखा है वन एवं वनोपज एवं वन्यजीव, तो प्राकृतिक वनस्पति यहां पर भी है और जलवायु यहां पर भी है। ठीक है, जो मृदा है, क्या मृदा इसमें कहीं दिया है? भाई जब आप आएंगे मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, तो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधनों में क्या मृदा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। मध्य प्रदेश में मृदा कितने प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ कैसी मृदा पाई जाती है, ये सब चीजें यहाँ पर आएंगी, तो आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश के भौतिक, रासायनिक, जैव गुण, मृदा प्रसंस्करण एवं मृदा निर्माण। हाँ, मृदा प्रसंस्करण जरूर थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है, तो थोड़ा सा चेंज आपको मिल सकता है, बाकी ज्यादा नहीं। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन यहाँ पर भी है, प्रमुख उद्योग यहाँ पर भी है, राज्य की जनजातियां यहाँ पर भी है और राज्य की जनजातियां आपको इसमें भी मिलेंगी, लेकिन जस्ट इसमें नहीं दिया, लेकिन जो प्री की फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको जनजातियों के बारे में पढ़ना रहेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमें जनजातियों के बारे में पढ़ना है। तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, आपको बहुत अच्छे से एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो मेंस का सिलेबस है लगभग वही प्रीलिम्स का सिलेबस है। तो अब तक हमने क्या देखा? प्री की एक यूनिट, फिर प्री की दूसरी यूनिट जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, फिर हमने मेंस की 2 यूनिट देखी जो प्री की फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड थी। ठीक है, मेंस की। अब हम मेंस में फर्स्ट पेपर की ये यूनिट कौन सी, मैं आपको ये जरूर बता दूं, पेपर फर्स्ट के जो खंड बा है, उस खंड बा की ये यूनिट है थर्ड यूनिट, जिसमें एमपी की ज्योग्राफी दी हुई है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है वो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप एमपी की ज्योग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, एमपी ही क्या, आप जो भी ज्योग्राफी है अगर उसको आप बहुत ढंग से पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स आपका हिस्ट्री भी काफी अच्छा हद तक स्ट्रॉन्ग होगा, और दूसरी बात आपकी इकोनॉमिक्स बहुत बेहतर ढंग से स्ट्रॉन्ग होगी। तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, जब हम आप लेक्चर्स लेंगे तो मैं मध्य प्रदेश के भूगोल के साथ ही आपको मध्य प्रदेश की इकोनॉमी जोड़ के पढ़ाऊंगा। जैसे मान लो मैंने खनिज एवं ऊर्जा संसाधन पढ़ाए मध्य प्रदेश में, तो मैं इसके साथ ही जोड़ दूंगा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के साथ कि इन संसाधनों पर आधारित जो उद्योग है मध्य प्रदेश में वो कहां कहां पर है। दैट मीन्स इकोनॉमी जुड़ गई। इट इज कॉल्ड कंसेप्चुअल अप्रोच। सिविल सर्विसेज में एक लॉ चलता है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। जब तक आप लॉ ऑफ कनेक्टिविटी नहीं बैठाएंगे, चीजें इतनी आसानी से दिमाग में नहीं जाएंगी, ठीक है, और इतनी आसानी से याद भी नहीं होंगी। तो आपको टोटली लॉ ऑफ कनेक्टिविटी पर चलना है। ठीक, आज का लेक्चर पूरा सिर्फ लॉ ऑफ कनेक्टिविटी और स्ट्रेटेजी को लेकर ही है ना, उसी हिसाब से आप लेक्चर को समझते हुए चले। तो आपने इतना जो देखा है पूरा सिलेबस में, डेफिनेटली इसको देखकर आपको बिल्कुल ये यकीन हुआ होगा कि हाँ, एमपी का जो पोर्शन है प्री और मेंस दोनों में काफी हद तक आ रहा है। ठीक है, तो आपको ज्योग्राफी का मेंस का सिलेबस इतना क्लियर हुआ होगा, प्री का इतना क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है, आप देखिए, मध्य प्रदेश की संवैधानिक विकास एवं अर्थव्यवस्था, या मध्य प्रदेश का संविधान, थोड़ा सा आप इसमें देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था कर लीजिएगा, अर्थव्यवस्था। अब आप समझिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि देखिए, इन्होंने दिया है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। ठीक है, राज्य की कौन सी व्यवस्था दी हुई है? संवैधानिक व्यवस्था। यह पोर्शन क्या मेंस से कहीं जुड़ता है? लेकिन मेंस के सिलेबस में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि हाँ, यह सिलेबस बिल्कुल मेंस में जुड़ता है। अब मेंस में कहां जुड़ता है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो मेंस में किस जगह जुड़ेगा, आपको यह भी देखना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो पूरा सिलेबस है ये मेंस में जुड़ता है पॉलिटी का जो यूनिट सेकंड है, उस यूनिट सेकंड में जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दिया है, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो निर्वाचन आयोग दिया है, और जो स्थानीय स्वशासन दिया है, जो पंचायती राज वगैरह है, वहां पर ये जुड़ता है, सीधे सीधे जुड़ता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो प्री में के सिलेबस में चीजें दी हैं वो मेंस के सिलेबस में भी आपको मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे राज्य की अर्थव्यवस्था।
तो क्या राज्य की अर्थव्यवस्था मेंस के सिलेबस में भी है? डेफिनेटली वो मेंस के सिलेबस में भी है। तो साथियों इतना आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा कि मेंस के आपने 4 यूनिट बताई है, लेकिन अभी तक यूनिट तो स्क्रीन पर 3 ही आई है। एक यूनिट जो है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, वो मेंस में आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन वो है। कैसे है वो आप देखिए। आपको जो दिख रहा है राज्य की अर्थव्यवस्था, ये पोर्शन मेंस में कहां है? तो ये पोर्शन मेंस में है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड का जो खंड बा है, जो है अर्थव्यवस्था एवं समाजशास्त्र, तो उसमें जो अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन है वो आपको दिया है इसकी यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड इसमें दिया हुआ, उसका पूरा सिलेबस आपके सामने नहीं है, लेकिन जब मैं उसको पूरा डिफाइन करूंगा तो वो सिलेबस आपके सामने रहेगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि जो पूरा मध्य प्रदेश का सिलेबस प्री का है, मैंने पहले बताया था, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रीलिम्स के सिलेबस में 3 यूनिट है, मेंस के सिलेबस में सीधे सीधे 4 यूनिट है, लेकिन थोड़ा बहुत पोर्शन इधर उधर जुड़ा हुआ है। इसको हम एक बार समराइज करते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं इसको समराइज करके बता रहा हूं डायरेक्टली, तो समराइज कैसे होगा वो आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार फाइनली आप समराइज देखिए। देखिए प्रीलिम्स 3 यूनिट, उन 3 यूनिट में पहली यूनिट क्या? मध्य प्रदेश का इतिहास, कला, संस्कृति, मध्य प्रदेश का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, प्रीलिम्स की ये यूनिट, प्रीलिम्स की ये यूनिट, मेंस की यूनिट 4, यूनिट 5 फर्स्ट पेपर के खंड आ से जुड़ी है, फर्स्ट पेपर के खंड आ। अब डायरेक्टली कंपैरिजन आप देख लीजिए। इसके बाद प्रीलिम्स की कौन सी यूनिट? प्रीलिम्स की ज्योग्राफी वाली यूनिट, मतलब मध्य प्रदेश का भूगोल। तो मध्य प्रदेश का जो भूगोल है वो फर्स्ट पेपर की ही, लेकिन खंडबा, फर्स्ट पेपर का कौन सा खंड? खंडबा, इसके यूनिट 3 से जुड़ी हुई है। क्लियर? इसकी 2 यूनिट, इसकी यूनिट 3 से जुड़ गई, मतलब दैट मींस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 यूनिट इसकी हैं, 2 अभी तक इसकी हुई हैं। पहले ही बताया, प्रीलिम्स में बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्रीलिम्स की 3 यूनिट, मेंस की 4 यूनिट। अब एक और प्रीलिम्स की जो यूनिट है मध्य प्रदेश का पॉलिटी, मतलब मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ये कहां जुड़ी है? तो ये जुड़ी है जो अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन है, ये सेकंड पेपर के खंड बा के जो यूनिट सेकंड है उससे पूरा रिलेटेड है। और पॉलिटी डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पॉलिटी का भी कुछ पोर्शन, मध्य प्रदेश की पॉलिटी का कुछ पोर्शन कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए कहां मिलेगा? मेंस के पेपर सेकंड के खंड आ में। अब आपको डेफिनेटली साथियों इतनी चीजें क्लियर नहीं होंगी। अब हम आते हैं हमारे सिलेबस के फर्स्ट टॉपिक पर, और सिलेबस के फर्स्ट टॉपिक में हम मेनली डिस्कशन करेंगे मेंस के सिलेबस को। ठीक है, मैं पूरा मेंस का सिलेबस आपको डिफाइन करके बता दूंगा कि मेंस के सिलेबस में आपको कितनी कितनी अप्रोच रखनी है पढ़ाई को लेकर। ठीक है, उसी के साथ, उसी अप्रोच के साथ आप प्रीलिम्स की तैयारी अपने आप कर पाएंगे, ये बिल्कुल है। ठीक है, तो आप देखिए, बढ़ते हैं आगे। अब इसी में थोड़ा सा कुछ और चीजें हैं वो डिस्कस हम करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेंस है, मेंस का जो यूनिट 4 है फर्स्ट पेपर की, ठीक है, पेपर फर्स्ट यूनिट 4 खंड आ, इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, ये सबसे पहला टॉपिक है। आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन पर पहुंच गए सिलेबस में, बाकी की चीजें कहां गई? अब क्या है कि सिलेबस मैंने डिजाइन नहीं किया है, चूंकि सिलेबस मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डिजाइन किया है, और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो पहला टॉपिक डालकर रखा है सिलेबस में है वो है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, ये टॉपिक डालकर रखा हुआ है। अब मैं चाहता हूं हम भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलें। सिलेबस में जो पहला टॉपिक है हम पहले उसी को देखते हैं। ठीक है, कितनी कितनी अप्रोच रखनी है। तो मध्य प्रदेश में जो स्वतंत्रता आंदोलन है, यहां से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, और सबसे ज्यादा जो दिक्कत मध्य प्रदेश में लोगों को आती है, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ने में आती है ना। तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार करेंगे, कितना डिफाइन करेंगे। कुछ ही टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा डिफाइन होंगे, बाकी टॉपिक्स में तो सीधे सीधे आप समझ जाएंगे। लेकिन मैं मानता हूं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन भी सीधे सीधे बड़े क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, और चूंकि अब 3, 5, 11 नंबर में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो यहाँ से 11 नंबर में क्वेश्चनों के आने की संभावनाएं काफी हद तक रहेंगी। तो अब समझिए इसको कि इस टॉपिक को कितना डेप्थ हमें कवर करना है ना। देखिए अब बढ़ते हैं इसमें आगे।
तो आप देख पाएंगे कि जो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन है, ये प्रीलिम्स में भी है ना, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, इसमें हमें मेजर पोर्शन किन किन चीजों का कवर करना है। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन में हमें मेजर पोर्शन जिन चीजों का कवर करना है वो ये है कि मध्य प्रदेश में 1857 से पहले जो विद्रोह हुए हैं, मतलब जो भी कुछ रिवॉल्ट वगैरह हुए हैं, वो आपको देखना है। महत्वपूर्ण, ज्यादा ऐसा नहीं, बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह। मैं स्टार लगा रहा हूं इस टॉपिक पर, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति, ये आपको स्पेशली देखना है। ठीक, अब मध्य प्रदेश की 1857 की क्रांति को हम कैसे पढ़ेंगे, या मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन को हम कैसे कवर करेंगे? चूंकि मध्य प्रदेश भारत से अलग तो है नहीं, भारत का ही पार्ट है, और जब मध्य प्रदेश भारत का ही पार्ट है तो डेफिनेटली एक चीज तो ये है कि भारत में जो चल रहा है उसी का एक पार्ट मध्य प्रदेश में चलेगा, है ना। तो जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, या नहीं जानते हैं तो आप जान जाएंगे भविष्य में जब पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया पढ़कर आप एक चीज ये सीखेंगे आप कि जो 1857 की क्रांति हुई है, उस 1857 की क्रांति के पीछे अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां हैं विशेष तौर पर ये जिम्मेदार हैं, जो इनकी इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। इन्होंने जो हमारी सोसाइटी का शोषण किया था, एक्सप्लॉयटेशन किया था, ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। तो क्या वो एक्सप्लॉयटेशन मध्य प्रदेश में नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। तो ये एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के पीछे। आर्थिक नीतियों में क्या, इन्होंने जो अपनी भू राजस्व नीतियाँ लगाई, जैसे स्थायी जमींदार बंदोबस्त व्यवस्था, परमानेंट जमींदारी सेटलमेंट, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी सिस्टम, महालवाड़ी सिस्टम, ठीक है, ये सब चीजें। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति पढ़ने से पहले हम ये पूरा बैकग्राउंड कवर करेंगे, ठीक है। इस पूरे बैकग्राउंड को कवर करने के साथ जो पूरी पृष्ठभूमि है, जब इसके आप पृष्ठभूमि कवर कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको इसके पीछे के कारण और इसके जो उद्देश्य रहे हैं वो समझ में आएंगे, ठीक है। ये कैसे जो चीज़ मेरठ में स्टार्ट हुई वो नीमच छावनी से होते हुए पूरे मध्य प्रदेश में भी फैल गई। तो ये तो कंसेप्चुअल अप्रोच है, लेकिन मेनली आपको और क्या फोकस इस चीज़ के अंदर करना है। तो इस चीज़ के अंदर जो आपको मेनली फोकस करना है, कुछ बातें वो क्या करनी है, 1857 की क्रांति से रिलेटेड मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थान देखने हैं, साथ में प्रमुख घटनाएं, इसके अंतर्गत जो जो घटनाएं घटी हैं मध्य प्रदेश में वो घटनाएं भी देखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आते हैं। और प्रीलिम्स के साथ साथ जो आपके 3 मार्कर्स के क्वेश्चन हैं वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस के एग्जामिनेशन में। तो हम पहले स्थान समझेंगे, स्थान के आसपास की घटनाएं समझेंगे, और इसके साथ साथ इससे जुड़ी हुई सारी पर्सनालिटीज़, मतलब महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भी देखेंगे कि किस किस व्यक्ति ने किस किस स्थान पर मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिखाया। ठीक, उन सारे व्यक्तियों के नाम मैं यहाँ भी आपको नहीं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उन व्यक्तियों के नामों के बारे में जानेंगे ही। चूंकि ये सिलेबस का एक मेनली डिस्कशन है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ कि आपको कितनी कितनी चीज़ों को देखना है। अब स्थान, इसका पूरा पहले मैं यहाँ बता देता हूँ, पहले पूरा बैकग्राउंड जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो पूरा बैकग्राउंड तैयार करेंगे। उस बैकग्राउंड के बाद स्थान देखेंगे, घटनाएं देखेंगे, व्यक्तित्व देखेंगे। इन सब के बाद जो एक और कंसेप्चुअल अप्रोच इसमें आपको रखनी है वो क्या, 1857 की क्रांति में ही जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, उसमें आपको यह रखना है कि इसके जो दूरगामी परिणाम हुए हैं, प्रभाव हुए हैं, प्रभाव, इसके जो दूरगामी परिणाम है वो, उन सब चीज़ों को भी देखना है। इज दैट क्लियर साथियों? तो पहला टॉपिक जो महत्वपूर्ण है आपका मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन में, वो टॉपिक कौन सा है, 1857 की क्रांति। इसके बाद हम देखें तो देखिए, फिर से थोड़ा सा भारतीय इतिहास की तरफ चलते हैं। भारतीय इतिहास में अगर आप देखेंगे तो स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण 3 चरण रहे हैं। वो तीनों चरण कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कांग्रेस की स्थापना से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो हम पहले ये बैकग्राउंड तैयार करेंगे। कांग्रेस की स्थापना के साथ जो 3 चरण है वो क्या स्टार्ट होते हैं, वो है एक तो उदारवादी चरण, उदारवादी चरण एवं मध्य प्रदेश, मैं ऐसा लिख देता हूं, इससे आपको और अच्छी अप्रोच मिलेगी। उदारवादी चरण 1885 से लेकर 1905 तक,
मॉडरेट फेज, मॉडरेट फेज, ठीक है जी हम यहां पर देखेंगे। तो उदारवादी चरण को पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया की तरह ना समझते हुए थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार कर हम उसमें विशेष फोकस करेंगे मध्य प्रदेश पर। इसके बाद में सेकंड आपका आता है एक्सट्रीमिस्ट फेज, ठीक है, दैट मींस उग्रवादी चरण। और उग्रवादी चरण कब से कब तक रहा है साथियों? यह रहा है 1905 से लगाकर 1916-17 के आसपास तक। लेकिन इसमें भी हम विशेष फोकस किस पर रखेंगे? मध्य प्रदेश पर रखेंगे विशेष फोकस। लेकिन जो थर्ड पार्ट इसका है, जिसको हम बोलते हैं गांधी युग, गांधीयन एरा, जो थर्ड पार्ट है, एमपी के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट ये है। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं जिन जिन चीज़ों पर स्टार लगाते चल रहा हूं उन चीज़ों को ज़्यादा डेप्थ में आपको फोकस करना है। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति है मध्य प्रदेश, यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं, ठीक है। और आपने पुराने पेपर्स देखे होंगे तो क्वेश्चन देखे होंगे डेफिनेटली। गांधी युग, गांधी युग के समय मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। मतलब जो स्वतंत्रता आंदोलन का थर्ड चरण है, उस समय मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। उन सारी घटनाओं को आपको कवर करना है एक सीक्वेंस के फॉर्म में। तो गांधी युग कब से कब तक रहा है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। वही 1917 के आसपास से 1947 के आसपास तक। और यह चरण सबसे इंपॉर्टेंट चरण है मध्य प्रदेश के हिसाब से। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो उसमें आपको कवर करने हैं, वो महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? गांधी युग में आपको जो महत्वपूर्ण बातें कवर करनी है वो है असहयोग आंदोलन, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड एमपी, हर जगह मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, स्पेशल कॉन्टेक्स्ट इन एमपी, ठीक। तो असहयोग आंदोलन का मध्य प्रदेश पर क्या प्रभाव रहा, तो उसमें हम क्या देखेंगे? वही दो तीन बातें। पहले इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, इससे जुड़ी हुई घटनाएं देखेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, और इससे जुड़े हुए व्यक्तित्व देखेंगे जो मध्य प्रदेश में रहे हैं। ये तीन बातें, इसका बैकग्राउंड, इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं, इसके महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण इंसिडेंट्स। सभी जगह तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखते हुए चलना है। मैं बार बार इन तीनों पॉइंट्स को रिपीट नहीं करूंगा, आप ध्यान रखिएगा। इन तीनों पॉइंट्स के साथ हम चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम मध्य प्रदेश में देखेंगे आपका जो असहयोग आंदोलन के बाद है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। लेकिन इसको भी हम किसके विशेष संदर्भ में देखेंगे? मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में देखेंगे, ठीक है। उसका थर्ड आपको पता ही है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन को भी हम मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में देखेंगे। इसी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और भी हैं जिन पर हमें विशेष फोकस करना है एमपी के संदर्भ में। और महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे मैं नाम लूंगा, और अगर आपने पुराने पेपर्स देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। एक है आपका झंडा सत्याग्रह, ठीक है, इंग्लिश में भी आपको इसी तरीके से लिखना है, झंडा सत्याग्रह। इसको आपको डेप्थ देखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में पहले पूछे गए हैं मेंस के एग्जामिनेशन में, और प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन आते ही हैं। इसमें वही बात है, बैकग्राउंड, इसकी प्रमुख घटनाएं, इससे जुड़े हुए व्यक्तित्व, और इसका परिणाम या प्रभाव क्या हुआ आने वाली चीजों पर, इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि एमपी की अप्रोच हमें काफी अच्छे ढंग से रखनी है, काफी डेप्थ अप्रोच रखनी है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे साथियों जंगल सत्याग्रह, यह हमें पढ़ना है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे चरण पादुका नरसंहार, ये भी हमें पढ़ना है, ठीक है। और इन सब चीजों के साथ साथ और जो घटनाएं भारत में घट रही थी उस समय, उनका मध्य प्रदेश में क्या प्रभाव हुआ वो भी देखेंगे। और ध्यान रहे, इन सब से जुड़े हुए जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में तो हम विशेष तौर पर पढ़ेंगे,
क्योंकि उनसे क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके साथ साथ अगर कोई जनजातीय विद्रोह हुआ है, जनजातीय संघर्ष कोई हुआ है, तो उन जनजातीय विद्रोह को भी हम मध्य प्रदेश में विशेष तौर पर देखेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, जैसे टंटिया भील वगैरह जो व्यक्ति रहे हैं उनके बारे में हम विशेष फोकस कर यहाँ पर पढ़ेंगे। तो साथियों, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में आपको किन किन टॉपिक्स को मेजरली कवर करना है और किस तरीके से करना है, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताया है उस हिसाब से आपको थोड़ा तो समझ में आया ही होगा, और जब आप उसको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे तो डेफिनेटली वो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आने लगेगा। तो पहले टॉपिक को हमें कितना कवर करना है, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो दूसरा टॉपिक हमारा कौन सा है, तो दूसरा टॉपिक आप देख लीजिए कि दूसरा टॉपिक हमारा कौन सा मिलेगा। तो देखिए साथियों, दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो दूसरा टॉपिक हमारा है, ये स्क्रीन पर जल्द आ रहा है आपके सामने, दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन। पहला टॉपिक मैंने आपको कराया। सेकंड टॉपिक, भारतीय सांस्कृतिक विरासत मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में। ठीक, मैं इसको यहीं पर समझा दे रहा हूं इसमें क्या क्या बात है, क्योंकि इसको पूरा उन्होंने डिफाइन करके दिया हुआ है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, मतलब जो एंशिएंट टाइम है वहां से मॉडर्न टाइम तक आपको जो मध्य प्रदेश में कला प्रारूप है, मतलब मध्य प्रदेश का जो आर्ट है, आर्ट में क्या, डांस, संगीत, जनजातीय नृत्य, जनजातीय कलाएं, वो सब चीजें यहां पर शामिल हैं। उन सब चीजों के बारे में देखना है और उनके विकास के लिए अगर कोई मध्य प्रदेश सरकार कुछ योजनाएं अगर विशेष चला रही हैं तो उन योजनाओं को भी देखना है। मध्य प्रदेश का साहित्य देखना है आपको। साहित्य में, मध्य प्रदेश के साहित्य में आपको क्या देखना है, मध्य प्रदेश के साहित्य में मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार आपको देखना है, उनकी रचनाएं आपको देखनी है, और उनकी कुछ विशेष रचनाओं ने अगर विशेष कोई समाज में परिवर्तन लाकर खड़ा कर दिया था तो वो भी आपको देखना है। और अगर उनकी कुछ रचनाओं ने या उन व्यक्तित्व ने मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में अगर पार्टिसिपेट किया है तो वो भी देखना है, क्योंकि साहित्य का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में। जैसे आज भी जब आप वीर रस की कविताएं सुनते होंगे तो आपके जो अंदर का राष्ट्रवाद है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से जागता होगा। ठीक है, इसके बाद है पर्व एवं उत्सव। मध्य प्रदेश में जो प्रमुख पर्व है, फेस्टिवल्स है, उत्सव है, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे मनाए जाते हैं वो देखना। अब पहली बात यह कि आपके सिलेबस में क्यों दिया हुआ है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है ना कि आपके सिलेबस में क्यों है। देखिए, जिस प्रदेश में आपको सिविल सर्वेंट बनना है वहाँ की कल्चर कैसा है वहाँ का वो आपको पता होना चाहिए। ये कल्चर वाला पोर्शन है, ये लिखा है सांस्कृतिक विरासत, कल्चर। वहाँ कला प्रारूप कैसे हैं आपको डेफिनेटली जानकारी होनी चाहिए, है ना, ताकि आप उस कला प्रारूपों को और आगे अच्छे तरीके से बढ़ा सकें एक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, जो कि फील्ड में सरकार के जो मेन कार्यकर्ता रहेंगे, जो मेन कार्य करने वाला व्यक्ति रहेगा वो प्रशासनिक अधिकारी ही होता है। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेट को इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ता है। चूंकि साहित्य तो समाज का दर्पण है और हम अगर हमारे ही साहित्य को अच्छे से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स ये बात ठीक तो नहीं है कहीं ना कहीं। पर्व एवं उत्सव, पर्व एवं उत्सव की अगर हम बात करें तो कहाँ कौन से मेले लगते हैं, कहाँ क्या उत्सव होते हैं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना, वहाँ कितनी भीड़ होती है, कितने लोग वहाँ जाते हैं, वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो कहने सिलेबस में ये बातें इसीलिए हैं। उसके अलावा वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, ये भी आपको देखना है कि मध्य प्रदेश में जो सारे बिल्डिंग्स बने हैं, मोनूमेंट्स बने हैं, ठीक है, और जो अन्य कला प्रारूप है उन सब में आर्किटेक्चर कैसा है, सारी चीज़ें कैसी हैं, वो सब आपको देखना है। हालांकि वो स्थापत्य कला में आएगा, ठीक है, लेकिन वास्तुकला जो है वो भी कहीं ना कहीं उसी के संदर्भ में हमें देखनी रहेंगी चीज़ें। इसके बाद इन्होंने आपको दिया है, ये फर्स्ट यूनिट यहाँ अगर कंप्लीट होगी, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन स्थल। अब आप समझिए इन तीनों में मेंस के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक तो ये रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन मेंस के एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं, और जब आप पिछले 5 साल के पेपर उठाएंगे तो यहाँ से तो आपको मेंस के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को तो हमने जनरली देख लिया कि हमें क्या क्या उसमें स्टडी करना है, क्योंकि ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो विभिन्न कला प्रारूप आपके सामने आएंगे कि कौन सा डांस कौन सी जनजाति करती है, ठीक है, कौन सा गायन कौन सी जनजाति के अंतर्गत होता है, ये सब वहाँ आप पढ़ेंगे। क्या मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन में कितना पढ़ना है?
मेंस की फर्स्ट यूनिट यहाँ के कंप्लीट होती है। ध्यान रहे प्रीलिम्स पूरा उसी के साथ कवर होता हुआ चलेगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स को मैं इतना डिफाइन नहीं कर रहा हूं, चूंकि मैं मेंस को डिफाइन कर रहा हूं तो मेंस का सिलेबस कहीं ना कहीं प्रीलिम्स से रिलेटेड है, पहले भी बता चुका हूं। तो प्रीलिम्स लगभग पूरा कवर होते हुए चलेगा। और ऐसा होगा कि कोई टॉपिक प्रीलिम्स का स्पेशली छूट रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको हम अलग से बिल्कुल कवर करेंगे। अब आप देखिए यहां पर इस टॉपिक के अंदर हमें लगभग कितना डेप्थ जाना है। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर एवं पर्यटन स्थल, दो चीजें दी हैं। मतलब मध्य प्रदेश की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो, और मध्य प्रदेश का जो पर्यटन है वो, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। तो साथियों सबसे पहले मैं इसमें आपको जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा पर्यटन नीति, टूरिस्ट की जो पॉलिसी है मध्य प्रदेश की, वो टूरिस्ट पॉलिसी क्या है, मध्य प्रदेश सरकार क्या महत्वपूर्ण योजनाएं पर्यटन के क्षेत्र को लेकर कर रही है। चूंकि पर्यटन जो है वो इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ मामला है। चूंकि किसी देश में, किसी प्रदेश में जो इकोनॉमी है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है, उसमें वहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं, जो पर्यटन जो है, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे राजस्थान की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वहाँ के पर्यटन स्थलों का। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी जो पर्यटन स्थल हैं, उन पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने की क्या संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं पर भी हम बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि पर्यटन स्थल में ये सब चीजें भी देखनी पड़ेंगी, बिल्कुल। क्योंकि आप एज ए सिविल सर्वेंट जब चीजों को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको संभावनाएं भी तो तलाशनी पड़ेंगी कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं। मान लीजिए कि आप रायसेन जिले में पोस्टेड हो गए, वहाँ एक प्रमुख पर्यटन स्थल क्या पड़ता है, सांची। उस पर्यटन स्थल को आप कितना बेहतर बना सकते हैं और कितना अच्छा साफ सुथरा बना सकते हैं, वहाँ साफ सफाई कितने अच्छे से मेंटेन करा सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं देखनी होती है। हालांकि विश्व धरोहर स्थल की जो मेन निगरानी या देख रेख है वो केंद्र सरकार के साथ साथ यूनेस्को के हैंडओवर भी होती है, लेकिन राज्य को भी कहीं ना कहीं अपने राज्य की धरोहरों को देखना तो पड़ता ही है, वो देखना चाहिए भी। तो साथियों विश्व धरोहर स्थल चूंकि मध्य प्रदेश में 3 ही हैं, खजुराहो, सांची और भीमबेटका। इन तीनों के बारे में आपको काफी ज्यादा डेप्थ स्टडी करनी है, क्योंकि उसने सिलेबस में डाल कर रखा है मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल। तो इन तीनों के बारे में आपको अच्छा खासा डेप्थ जाना है। बाकी जो पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है, जैसे मांडू हो गया, ओरछा हो गया, ठीक है। पर्यटन स्थल को पूरा डिवाइडेशन भी करना है कि प्राकृतिक पर्यटन स्थल, धार्मिक पर्यटन स्थल, ठीक है। पर्यटन स्थल जो होते हैं उनका डिवाइडेशन भी होता है कि धार्मिक पर्यटन स्थल कौन से हैं, प्राकृतिक पर्यटन स्थल कौन से हैं। तो जब हम उसको डिवाइडेशन में पूरा देखेंगे सब कुछ देखेंगे, ठीक। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल कौन से हैं वो भी देखेंगे। तो जब पूरा डिवाइडेशन देखेंगे तो उस पूरा डिवाइडेशन में आपको बिल्कुल बांटकर पूरा पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। जैसे कि भीमबेटका जो है वो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल भी है और प्राकृतिक भी है, क्योंकि विंध्याचल पर्वतमालाओं में स्थित है, ठीक है। मांडू जो है वो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल भी है और प्राकृतिक पर्यटन स्थल भी है। क्यों? क्योंकि वो भी विंध्याचल पर्वतमालाओं में स्थित है। पंचमढ़ी प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। तो इस तरीके से हम इसको पूरा बांटकर पढ़ने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन मेंस के एग्जामिनेशन में पहले आए हुए हैं हम उनको भी अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। इज दैट क्लियर साथियों? तो यूनिट फर्स्ट में हम लगभग कितनी अप्रोच रखेंगे ये आपको समझ में आया होगा। ये आपकी पूरी यूनिट फर्स्ट है। इस यूनिट फर्स्ट में आप कितनी अप्रोच रखेंगे ये मैंने आपको बताया है। क्योंकि ये टॉपिक तो लगभग डिफाइन करके उन्होंने दिया है, लेकिन ये जो टॉपिक है इसको मैंने डिफाइन किया है। इस टॉपिक को मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये बहुत ऐसा कोई टॉपिक नहीं कि इसको पूरा डिफाइन करूं, चूंकि इसके अंदर आपको लगभग चीजें पता है कि विश्व धरोहर स्थल और पर्यटन में हमें क्या क्या कवर करना होगा। अब आते हैं मेंस की यूनिट सेकंड पर। तो ये है मेंस की यूनिट सेकंड, ठीक है। आप देखिए मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख राजवंश, ये टॉपिक इसमें है। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, ये टॉपिक इसमें है। मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं, स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, बोलियां, ये टॉपिक इसमें है।
मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कला एवं साहित्य, यह टॉपिक भी इसमें है, कल्चर वाला। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ, ये भी यहाँ पर साहित्यकार आपको मिलेगा देखने के लिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, ये देख लीजिए, ये यहाँ पर है। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, तो जब आप जनजातीय व्यक्तित्व जो है और जो जनजातियाँ जो है मध्य प्रदेश के भूगोल में भी पढ़ेंगे और उनके व्यक्तित्व भी वहाँ देख लेंगे, ठीक है, तो ये वहाँ पर भी कवर होगा। इज दैट क्लियर? तो देखिए यूनिट सेकंड, मेंस के यूनिट सेकंड। मेंस के यूनिट सेकंड में कह रहे हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, जो बड़ा भारी भरकम काम है मेंस के एस्पिरेंट्स को पढ़ने का। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को और सबसे बढ़िया मटेरियल नहीं मिल पाता है। सर क्या पढ़ें, क्या छोड़ दें, कितना पढ़ें, कितना छोड़ दें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए, जब मैं आपको गोंडवाना रियासत के बारे में पढ़ाऊंगा तो गोंडवाना रियासत से रिलेटेड जो प्रमुख राजा महाराजा हैं वो, इससे रिलेटेड जो प्रमुख क्षेत्र है वो, ये किस समय गोंडवाना रियासत रही है वो समय, और इसके साथ साथ उन्होंने कल्चर में, सोसाइटी में किस प्रकार अपना योगदान दिया है, वो समस्त चीजें आप इन रियासतों में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से सुनिए, रियासतों में जो आपको मेनली जिस बात पर फोकस करना है, बैकग्राउंड तो सबका तैयार करेंगे ही हम, सबका बैकग्राउंड तैयार करेंगे पूरा का पूरा कि कौन सी रियासत कहां रही है, कैसा रही है, उस रियासत का प्रारंभ कैसे हुआ है, वो रियासत समाप्त कैसे हुई है, उस रियासत के अंदर प्रमुख राजा कौन कौन से हुए हैं, उन राजाओं ने कोई विशेष कार्य किए हैं तो वो विशेष कार्य कौन से किए हैं वो देखना है, उन्होंने स्थापत्य कला के क्षेत्र में कुछ अच्छा दिया है वो देखना है, उन्होंने सोसाइटी के क्षेत्र में कुछ अच्छा दिया है वो देखना है, उनके शासनकाल में कल्चर में, साहित्य में कुछ अच्छा हुआ है वो देखना है। तो उस अप्रोच से आपको ये चीजें पढ़नी है। साथ में आपको एक हायरार्की भी मेंटेन करनी है। हायरार्की से मतलब कि इतिहास को पूरा कहानी के तौर पर पढ़ना होता है कि कहां से शुरुआत होकर हम उसे कहां पर खत्म कर रहे हैं। तो गोंडवाना रियासत, बुंदेली रियासत, बघेली रियासत, होलकर रियासत, सिंधिया एवं भोपाल रियासत, प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति तक, ये पूरा का पूरा हमें देखना है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है मैं आपको फिर से बता दूं, हालांकि बता चुका हूं वही सारी चीज़ें, इसका पूरा बैकग्राउंड, कहाँ से प्रारंभ हुई, कहाँ समाप्त हुई, क्यों प्रारंभ हुई, क्यों समाप्त हुई, प्रमुख राजा कौन से, प्रमुख राजाओं ने कार्य क्या किए, ये सब चीज़ें, उनकी नीतियाँ, उनका कला में योगदान, स्थापत्य कला में योगदान, और जितनी भी जगहों पर उनका योगदान वगैरह है वो सब महत्वपूर्ण चीज़ें हम देखेंगे। क्लियर है इतना? तो मेन जो मैंने आपको बताया है वो इसको तोड़कर बताया है कि इसके अंदर कितना पढ़ना है। इसके अंदर कहीं ना कहीं डिफाइन है, इसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, इसके अंदर भी डिफाइन है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, इन रियासतों को विशेष तौर पर देखना है। ठीक, अब चूंकि ये सिलेबस की बात है, जब हमारा मेन लेक्चर लगेगा तो उस मेन लेक्चर में आप देखेंगे कि इनमें मैं किस तरीके से बैकग्राउंड कवर करते हुए पूरा का पूरा रियासतों के उदय से लेकर उनके अंत तक प्रमुख राजाओं तक किस तरीके से पहुंच रहा हूं, वो भी आप डेफिनेटली देखेंगे। और मुझे बिल्कुल पता है साथियों, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है अपने टीचिंग करियर का, उसमें मैं अच्छे तरीके से एक चीज़ जानता हूं, जो मुझे लगता है कि इस टॉपिक में बच्चों को काफ़ी गंभीर समस्याएं मेंस के में आती हैं, मेंस के सिलेबस में भी और प्रीलिम्स के सिलेबस में भी आती हैं। तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि ये यूनिट सेकंड है मेंस की, ये बहुत अच्छे से कवर, हम उस पर पूरा ध्यान देंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको मेंस की यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में हमें क्या करना है वो समझ में आया होगा, कितना करना है, कैसे करना है, ये हर टॉपिक में आपको क्लियर होगा। क्योंकि मैं एक लेक्चर में वो सब चीज़ आपको नहीं बता सकता हूँ कि मध्य प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या हुआ है, क्या क्या घटनाएं घटी हैं, क्या है क्या नहीं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो आने वाले लेक्चर्स हैं, उन आने वाले लेक्चर्स में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब जो अगला लेक्चर हमारा होने वाला है इसी सीरीज़ का, उस लेक्चर में हम जो मध्य प्रदेश के अन्य सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में शॉर्ट में समझेंगे, शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा नहीं, शॉर्ट में मैं उसको समझाकर अगले ही लेक्चर में प्रयास करूंगा कि मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ टॉपिक आपके कवर कर दूं। तो आई होप साथियों, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन सब चीज़ों से आपकी जो तैयारी है उसे एक नई दिशा और एक नया मुकाम मिलेगा। और जो हमारा प्रयास चल रहा है मध्य प्रदेश स्पेशल को लेकर, उसमें आप भी हमारा उतना ही साथ देंगे जितना हम मेहनत कर रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि जो लेक्चर्स हैं वो लेक्चर्स आपको लगातार मिलते रहेंगे, लेकिन जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उसमें हमें थोड़ा आपके साथ की भी ज़रूरत रहेगी। तो प्लीज़ जो हमारे वीडियोज़ हैं उनको आप लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं
उसका एडवांटेज ले पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों इसके अगले पार्ट में। एक नई ऊर्जा और एक नई उम्मीद के साथ लगे रहिए तैयारी में, और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहें। और अगर हमारा प्रयास बहुत अच्छा है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ये भी बताएं कि हमारा प्रयास कैसा है। जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच।